आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। किसी का दिल जीतने का सबसे पक्का तरीका क्या है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत सीधा साधा जवाब देते हैं। और वो क्या है? दूसरों की उन चीजों के बारे में बात करो जिनमें उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन इसकी जो गहराई है वो कमाल की है। हाँ, और आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों पर गौर करेंगे जो दिखाती हैं कि ये साधारण सा सिद्धांत असल में कितना शक्तिशाली है। और ये कहानियां सिर्फ अच्छी बातचीत करने के नुस्खे नहीं है, ये हमें एक गहरा सबक सिखाती हैं। किस तरह का सबक? कि कैसे हम अपने रिश्तों को, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि दूसरों की रुचियों में सच्ची दिलचस्पी लेना सिर्फ एक अच्छी आदत क्यों नहीं, बल्कि ये एक तरह की सुपर पावर कैसे है। चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए जाने जाते थे, थियोडोर रूजवेल्ट। अच्छा, राष्ट्रपति रूजवेल्ट। हाँ, स्रोत बताते हैं कि व्हाइट हाउस में उनके मेहमान हमेशा इस बात से हैरान रहते थे कि रूजवेल्ट किसी भी विषय पर बात कर सकते थे। किसी भी विषय पर? चाहे कोई काउबॉय हो, कोई रफ राइडर हो या कोई डिप्लोमेट, रूजवेल्ट के पास हमेशा बात करने के लिए कुछ न कुछ होता था। इसका राज क्या था? बहुत सरल। जब भी कोई उनसे मिलने आता तो वो एक रात पहले जागकर उस विषय पर पढ़ते जिसमें उनके मेहमान की खास दिलचस्पी होती थी। 1 मिनट हर बार, हर मेहमान के लिए? ये तो कमाल का समर्पण है ना? यकीन करना मुश्किल है। ये तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम लगता है। लगता तो है, लेकिन रूजवेल्ट के लिए ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजी थी। वो जानते थे कि किसी के दिल तक पहुंचने का शाही रास्ता उनकी पसंदीदा चीजों के बारे में बात करना है। ये सिर्फ ज्ञान का दिखावा नहीं था, ये सम्मान दिखाने का एक तरीका था। जब आप किसी के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप बिना कुछ कहे ये संदेश देते हैं कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। और यही एक महान नेता की पहचान है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जी। क्या इसमें थोड़ा बनावटीपन नहीं है? अगर आप किसी विषय के बारे में सिर्फ एक रात पहले पढ़कर बात कर रहे हैं, हाँ, तो क्या लोग ये नहीं समझ जाएंगे कि आपकी दिलचस्पी असली नहीं है? क्या ये उल्टा असर नहीं कर सकता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें एक दूसरी कहानी में मिलता है। अच्छा। हाँ, जो लीडरशिप के बारे में नहीं बल्कि शुद्ध शिष्टाचार के बारे में है। येल के प्रोफेसर थे विलियम लियोन फेल्प्स। उन्होंने अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया था। जब वो कोई 8 साल के थे तो एक शाम उनके घर उनकी चाची के साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। ठीक है। उस व्यक्ति ने देखा कि छोटे फेल्प्स को नावों बोट्स में बहुत दिलचस्पी थी। ओके। तो फिर उस मेहमान ने, जो शायद उस बच्चे से पहली बार मिल रहा था, उसी विषय पर बड़े उत्साह और दिलचस्पी से बात की। बच्चे को वो आदमी बहुत पसंद आया। तो इसमें हैरान करने वाली क्या बात है? हो सकता है उस आदमी को भी नाव में दिलचस्पी रही हो। यही तो इस कहानी का असली सार है। क्या? उसकी चाची ने बताया कि उस आदमी, जो कि न्यूयॉर्क का एक नामी वकील था, को नाव में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। 0। सच में? तो फिर क्यों? उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि, जैसा कि चाची ने कहा, वो एक सज्जन व्यक्ति है। उसने देखा कि उस बच्चे के लिए क्या मायने रखता है और उसने उस बच्चे को खुशी और महत्व का एहसास कराने के लिए उस विषय को अपना लिया। वाह, तो ये बनावटीपन नहीं है, ये दूसरे इंसान के प्रति उदारता है। बिल्कुल। समझ गए। तो रूजवेल्ट का मकसद था जुड़ाव बनाना और नेतृत्व दिखाना, जबकि इस वकील का मकसद था सिर्फ एक बच्चे को अच्छा महसूस कराना। हाँ, सिद्धांत एक ही है, लेकिन इरादे अलग अलग हैं। ये वाकई में शिष्टाचार की एक गहरी परिभाषा है। बिल्कुल। ये सिर्फ प्लीज और थैंक यू कहने से कहीं बढ़कर है। असली शिष्टाचार दूसरे व्यक्ति की दुनिया में प्रवेश करना है, भले ही कुछ पलों के लिए ही सही। और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो असल जिंदगी में भी काम आता होगा। बिल्कुल, खासकर तब जब आपको किसी से कुछ बड़ी मदद चाहिए हो। अच्छा, अब यहाँ मामला दिलचस्प हो रहा है। मदद मांगना तो सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सही बात है। हमारे पास एडवर्ड एल चालिफ की एक कहानी है जो बॉय स्काउट के काम से जुड़े थे। उन्हें एक बहुत बड़ी मदद चाहिए थी। हाँ, उन्हें यूरोप में होने वाली एक बड़ी स्काउट जाम्बोरी के लिए एक लड़के की यात्रा का खर्च प्रायोजित करवाना था, और वो भी अमेरिका के सबसे बड़े कॉर्पोरेशनों में से एक के अध्यक्ष से। ये तो कोई आसान काम नहीं रहा होगा। ऐसे लोग बहुत व्यस्त होते हैं और उनके पास दान पुण्य के लिए आने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है। तो चालिफ ने क्या किया? उन्होंने सीधे जाकर बॉय स्काउट्स की महानता के बारे में भाषण तो नहीं दिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने अपना होमवर्क किया था। कैसा होमवर्क? उन्हें पता चला था कि इस अध्यक्ष ने कभी $10 लाख का एक चेक बनाया था, जो किसी वजह से रद्द हो गया। लेकिन उस अध्यक्ष को उस चेक पर इतना गर्व था कि उन्होंने उसे फ्रेम करवाकर अपने दफ्तर में टांग रखा था।
$10 लाख का फ्रेम किया हुआ चेक, ये तो वाकई में किसी के लिए गर्व की बात होगी। चालिफ ने इसी बात को पकड़ा। जब वो अध्यक्ष के दफ्तर में घुसे तो उन्होंने बॉय स्काउट्स, ज़म्बोरी या यूरोप यात्रा का कोई जिक्र नहीं किया। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बस इतना कहा, मैं आपके दफ्तर में सिर्फ उस फ्रेम किए हुए $10 लाख के चेक को देखने की इच्छा से आया हूँ। कमाल है। उन्होंने उस चेक की प्रशंसा की, उसकी कहानी पूछी और कहा कि वो अपने स्काउट लड़कों को बताना चाहते हैं कि उन्होंने असल में $10 लाख का चेक देखा है। ये तो कमाल की स्ट्रैटेजी है। उन्होंने सीधे अपनी जरूरत पर बात करने के बजाय उस चीज पर ध्यान दिया जो उस अध्यक्ष के लिए पर्सनल लेवल पर महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल, उन्होंने उस आदमी को अपनी कहानी सुनाने का मौका दिया। और इसका असर? अध्यक्ष बहुत खुश हुआ। उसने बड़े गर्व से उस चेक की कहानी सुनाई। जब अध्यक्ष पूरी तरह से बातचीत में शामिल हो गया और उसका मूड अच्छा हो गया, तो उसने खुद चालिफ से पूछा, अच्छा वैसे आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हाँ। और नतीजा क्या मिला उन्हें? नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर था। मतलब? अध्यक्ष ने न केवल एक लड़के की यात्रा का खर्च उठाया, बल्कि 5 लड़कों और खुद चालिफ को 7 हफ्तों के लिए यूरोप भेजा। 5 लड़के? ये तो अविश्वसनीय है। और सुनिए, साथ में $1000 का लेटर ऑफ क्रेडिट दिया और यूरोप में अपनी शाखाओं के अध्यक्षों के नाम परिचय पत्र भी दिए ताकि उन्हें हर जगह मदद मिले। वाओ! चालिफ एक लड़के के लिए गए थे और 5 लड़कों की फंडिंग लेकर लौटे। ये दिखाता है कि जब आप किसी के जुनून या गर्व को छूते हैं तो वो आपके लिए उम्मीद से ज्यादा करने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो एक बार की ऊंचे दांव वाली बातचीत का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, लेकिन यह सिद्धांत सिर्फ दान मांगने के लिए नहीं है। शायद इसका सबसे बड़ा असर व्यापार की दुनिया में दिखता है, जहाँ आपको सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लंबे समय तक रिश्ते बनाने होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि व्यापार में रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। इस सिलसिले में हेनरी जी डुवर्मॉय की कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, जो एक बेकिंग फर्म के मालिक थे। हाँ, ये कहानी धैर्य और सही समय पर रणनीति बदलने का एक क्लासिक उदाहरण है। डुवर्मॉय 4 साल से न्यूयॉर्क के एक बड़े होटल मैनेजर को अपनी ब्रेड बेचने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए, 4 साल। 4 साल बहुत लंबा समय होता है। वो हर हफ्ते उनसे मिलते थे, उन्हीं सोशल पार्टीज में जाते थे जहाँ वो मैनेजर जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने उस होटल में कमरे भी किराए पर लिए, सिर्फ उस मैनेजर से कारोबार पाने के लिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। इससे पता चलता है कि सिर्फ मेहनत और लगन ही काफी नहीं है। अगर आपका तरीका गलत है तो आप दीवार पे सिर मारते रहेंगे। सही बात है। डुवर्मॉय की पुरानी रणनीति काम ही नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने थक हार कर अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, मैं इस आदमी के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, पता लगाता हूँ कि इसे किस चीज में मजा आता है, किस चीज से इसे जोश मिलता है। और उन्हें कुछ मिला? हाँ, उन्हें पता चला कि वो मैनेजर होटल ग्रीडर्स ऑफ अमेरिका नाम की एक सोसाइटी का न सिर्फ सदस्य था बल्कि उसका अध्यक्ष भी था। ये उसका शौक नहीं, उसका जुनून था। ये जानकारी तो सोने की खान की तरह थी। उन्होंने उस मैनेजर की दुखती रग पकड़ ली थी। बिल्कुल। अगली बार जब वो मैनेजर से मिले तो उन्होंने ब्रेड का ब भी नहीं बोला। तो क्या किया? उन्होंने सीधे ग्रीटर्स के बारे में बड़े उत्साह से बात शुरू की और इसका असर जादू की तरह हुआ। अच्छा, वो मैनेजर जो पहले उनसे मुश्किल से बात करता था, लगभग आधे घंटे तक उस सोसाइटी के बारे में बोलता रहा। उसकी आवाज में एक अलग ही ऊर्जा और जोश था। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना खुश हुआ होगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डुवर्मॉय ने सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने मैनेजर को उस सोसाइटी की सदस्यता भी बेच दी। बातचीत के अंत तक डुवर्मॉय उस सोसाइटी के सदस्य बन चुके थे। वाह! उन्होंने पहले एक मानवीय रिश्ता बनाया, कारोबार की बात बाद में। कुछ दिनों बाद होटल के स्टीवर्ड का फोन आया कि सैंपल और कीमतें लेकर आ जाओ। तो काम हो गया। हाँ, और उस स्टीवर्ड ने जो कहा वो सबसे मजेदार था। उसने कहा, पता नहीं तुमने उस बूढ़े आदमी पर क्या जादू कर दिया है, पर वो तुमसे बहुत खुश है। जो काम 4 साल की मेहनत नहीं कर सकी, वो एक सही बातचीत ने कर दिखाया। बिल्कुल। ये कोई जादू नहीं था, ये मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ थी। जब तक डुवर्मॉय एक सेल्समैन थे, मैनेजर उन्हें टालता रहा। जिस पल उन्होंने मैनेजर के जुनून को सम्मान दिया, वो एक सेल्समैन से एक दिलचस्प इंसान बन गए। रिश्ता बदल गया और कारोबार अपने आप हो गया। इसी तरह का एक और थोड़ा जटिल मामला एडवर्ड ई हैरिमन का है। उन्हें आरजे फंकहाउसर नाम के एक बड़े उद्योगपति के लिए काम करना था, जिनसे मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। हाँ। इस कहानी में एक और परत है।
यहाँ सिर्फ बॉस की दिलचस्पी का पता लगाना काफी नहीं था। मतलब? बॉस तक पहुंचने के लिए जो गेटकीपर था, पहले उसे साधना जरूरी था। सही कहा। हैरिमन ने पता लगाया कि फंकहाउसर को सिर्फ 2 चीजों में दिलचस्पी थी, पैसा और सत्ता। लेकिन उन तक पहुंचा कैसे जाए? तो हैरिमन ने सीधे फंकहाउसर से मिलने की कोशिश करने के बजाय उनकी सेक्रेटरी पर ध्यान केंद्रित किया, जो 15 सालों से उनके साथ काम कर रही थी। ये बहुत ही चतुर चाल थी। उन्होंने उस सेक्रेटरी की रुचियों का पता लगाया और फिर उनसे मिलने गए। पहले गेटकीपर का सम्मान और विश्वास जीता। उन्होंने सेक्रेटरी से मिलकर कहा कि वो फंकहाउसर की सफलता में उनकी योगदान की कितनी सराहना करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसा प्रस्ताव है जिससे फंकहाउसर को और ज्यादा वित्तीय और राजनीतिक ताकत मिल सकती है। ये सुनते ही सेक्रेटरी उत्साहित हो गई और उन्होंने तुरंत मीटिंग तय करवा दी। बिल्कुल। और जब हैरिमन फंकहाउसर के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने ये नहीं कहा, सर मुझे नौकरी चाहिए। उन्होंने फंकहाउसर की सबसे बड़ी रुचि पर सीधा निशाना साधा। फंकहाउसर ने गरज कर पूछा, क्या चाहते हो नौजवान? और हैरिमन का जवाब था, मिस्टर फंकहाउसर, मेरा मानना है कि मैं आपके लिए पैसा बना सकता हूँ। ये सुनते ही फंकहाउसर, जो आराम से बैठे थे, तुरंत खड़े हो गए और हैरिमन को बैठने के लिए कहा। उन्होंने हैरिमन के विचारों को 1 घंटे तक सुना और उन्हें तुरंत नौकरी पर रख लिया। और हैरिमन 20 साल से ज्यादा उस कंपनी में रहे और तरक्की करते गए। ये एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी है। पहले गेटकीपर को महत्व दो, फिर बॉस को वो चीज पेश करो जिसकी उसे सबसे ज्यादा भूख है। ये सीधे सीधे ये कहने जैसा था, मैं आपकी मदद करने नहीं आया हूँ, मैं आपको और शक्तिशाली बनाने आया हूँ। तो आज की इन सभी कहानियों से जो एक बात निकल कर आती है वो बहुत स्पष्ट है। क्या? ये सिर्फ दूसरे व्यक्ति के रुचियों के बारे में बात करना नहीं है, ये एक रणनीतिक बदलाव है। ये हर बातचीत को एक लेन देन के बजाय एक जुड़ाव के रूप में देखने के बारे में है। सही बात। आपको जो चाहिए वो पाने के लिए आपको पहले वो देना होगा जिसकी दूसरे व्यक्ति को सबसे ज्यादा कद्र है, और वो है उनके जुनून, उनके शौक और उनकी पहचान को मान्यता देना। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई चालाकियां हेरफेर करने की तरकीब नहीं है, अगर इसे सही नीयत से किया जाए। स्रोत में होवर्ड जेड हर्जिग का जिक्र है, जो कहते हैं कि जब भी वो इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो ये दोनों पक्षों के जीवन को समृद्ध करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब हम सच में किसी दूसरे की दुनिया में दिलचस्पी लेते हैं तो हम भी कुछ नया सीखते हैं, हमें एक नया नजरिया मिलता है। ये सम्मान और वास्तविक मानवीय जुड़ाव बनाने का सबसे कारगर तरीका है। ये सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ बनने के लिए है। एक बेहतर, ज्यादा समझदार और जुड़ा हुआ इंसान। हाँ। जब आप किसी के जुनून के बारे में बात करते हैं तो आप असल में उन्हें अपनी कहानी सुनाने का मौका दे रहे होते हैं, और हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है। इन सभी कहानियों ने हमें ये तो सिखा दिया कि जब हमें किसी की दिलचस्पी का पता हो तो क्या करना चाहिए। पर एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब हमें पता ना हो तब क्या करें? यही मैं भी सोच रही थी। किसी अजनबी से बातचीत में बिना जासूसी किए या सीधे सीधे पूछे किसी के जुनून को कैसे खोजा जा सकता है? वो कौन से इशारे हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।